प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टीचर सिलेक्शन 2025 वर्ग 2 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन के संबंध में। सबको उम्मीद है रिजल्ट कब तक में आएगा और रिजल्ट आने के बाद हमें कौन कौन सी तैयारी उसके पहले कर लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट कर लेना है और कौन कौन सी गलतियां पिछले बार की गई थी जिससे कारण कई अभ्यर्थियों का सिलेक्शन निरस्त हुआ था। तो ऐसी कोई गलती ना हो और वो सारे डॉक्यूमेंट अपडेट रहें, इसी के संबंध में आज हमारा यह वीडियो है। तो प्यारे साथियों, शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो छूट रहा है या कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। एमपी टीचर सिलेक्शन 2025 वर्ग 2 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। पिछले बार जो भी गलतियां हुई थी उसको हम पुनरावृत्ति इसमें नहीं करेंगे। रिजल्ट का इंतजार कब से है? रिजल्ट की संभावना जो है जून के लास्ट तक में है। ऐसा लग रहा है कि जून के, लेकिन उसके पहले कुछ तैयारियां भी हमको कंप्लीट कर लेनी है, जिससे रिजल्ट आने के बाद हमारे पास सीमित समय रहेगा। और अभी जो समय मिला है हमारे अपने स्कोर के आधार पर, कटऑफ के आधार पर हम अपनी तैयारी, अपना डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त रखें। किसी प्रकार से ऐसी कोई गलती हमको नहीं करना है कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी कारण हमारा आवेदन रिजेक्ट हो जाए और हम सिलेक्शन से बाहर हो जाएं। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सी मोटी मोटी बातें हैं इसमें कि स्नातक के बारे में बात करेंगे, कि इसमें मूल विषय के बारे में और शैक्षणिक योग्यता के बारे में इसमें हम बात करेंगे, और अति शिक्षा के अनुभव के बारे में, व्यावसायिक योग्यता के बारे में, तथा इसमें आपका डिग्री के बारे में, और किन किन बातों के कारण, किन किन गलतियों के कारण हमारे आवेदन अमान्य हुए थे या कि सिलेक्शन से बाहर हुए थे, उसमें हमको सुधार करना है और अपना सुधार करके पूरी तैयारी हमको कर लेनी है। ऐसी कोई बात न बचे जिसमें बाद में पछताना पड़े। तो हम क्रमवार हम इन जानकारियों को देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या जरूरी हमको तैयार कर लेना चाहिए था। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आपका नंबर 1 में आता है नियुक्ति आदेश। सबसे पहले हमको जब हमारा सिलेक्शन होगा तो नियुक्ति आदेश मिलेगा, तो उस नियुक्ति आदेश को हमको तैयार रखना है। असली उसका ओरिजिनल प्रति और उसकी छाया प्रति के साथ सारे डॉक्यूमेंट रखना है। फिर आगे देखते हैं, आपका सेकेंड नंबर में आता है पासपोर्ट साइज फोटो। और कैसा पासपोर्ट साइज फोटो? आवेदन करते समय का, यानी कि हम जिस समय पर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 सिलेक्शन जब हमने किया था आवेदन, फिर सिलेक्शन में किया था आवेदन, तो आवेदन करते समय का हमारे पास वो फोटो रहना चाहिए, यानी कि हाल ही का उसी समय का फोटो, बहुत पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। आधार कार्ड जो है आपका एक पहचान पत्र है, ये जरूरी है, इसके बिना तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आपका है 4th नंबर में हमने रखा है इसमें कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये बहुत विशेष याद रखने वाली बात है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर हमारे पास जिस नंबर को हमने आवेदन करते समय पोर्टल में दर्ज किया था, आवेदन के समय उसमें सबमिट किया था, उसी समय का मोबाइल नंबर, और मतलब मोबाइल नंबर को लाके बदला हुआ नहीं होना चाहिए, वही नंबर होना चाहिए जिस समय हमने आवेदन किया था। और इसके बाद है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस भी हमको साथ में रखना है।
और फिर अगला क्रम है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए? डिजिटल होना चाहिए, बिल्कुल नवीनीकरण होना चाहिए, सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ, सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ, तहसीलदार या कि जो भी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जारी किया हुआ डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो उसको समय के रहते जरूर बनवा लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं, हमारा अगला है क्रम, और साथ में जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत है आपका ये हो गया अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब का जाति प्रमाण। ये सभी अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र, वो भी कौन सा? डिजिटल वाला, वो बिल्कुल बनवा करके कंप्लीट रखें, उसमें देरी नहीं करना है। ये सारे रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। फिर 6 नंबर में आप देखिएगा EWS, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए EWS प्रमाण पत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप 2025-26 वाला नवीनीकरण करवा करके इसको कंप्लीट करवाइए और अपने पास रखिए, रिकॉर्ड में इसको भी सम्मिलित करिए। चलिए ये हो गया। अब आगे देखिएगा डिजिटल निवास, ये भी जरूरी है। डिजिटल निवास क्या है? डिजिटल निवास, जो जिसका निवास, जो जहाँ के निवासी हैं, तो वो अपना डिजिटल निवास भी अपने पास कंप्लीट करवा के सक्षम अधिकारी से बनवा करके रखें। हालांकि पहले से बना होगा, लेकिन डिजिटल लगता है सब आजकल के, तो ऐसा है कि डिजिटल का ये सब समय चल रहा है, टाइमिंग चल रहा है, तो सभी रिकॉर्ड डिजिटल ही होना चाहिए, जो कि हमारा यह मान्य हो जाए। तो चलिए ये हो गया। और फिर अगला है 8वां नंबर, अब देख लीजिएगा जीवित रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देख लीजिएगा कि रोजगार पंजीयन का डेट कब तक है, या कि उसका डेट निकल चुका है तो उसको हम अपडेट करवा लें पहले से। हमारा रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। चलिए 9वां नंबर देख लेते हैं, निःशक्तता। 9वां नंबर में आपका है निःशक्तता। दिव्यांगता, निःशक्तता और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र न्यूनतम 40% दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपको, अगर आप दिव्यांग श्रेणी से आते हैं, निःशक्त श्रेणी से आते हैं, तो मेडिकल बोर्ड द्वारा 40% माने उसमें न्यूनतम जो है 40% होना चाहिए, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। नहीं है तो बिल्कुल तत्काल बनवाइए, लेट बिल्कुल मत करिएगा, तैयारी आपकी पहले से रहनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है उनके लिए विशेषकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको प्राथमिकता से बनवा ही लेना है। चलिए निःशक्तता के बाद अब हम अगला क्रम देखते हैं, आपका है अतिथि प्रमाण पत्र। अतिथि प्रमाण पत्र, अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है उनके लिए अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र जरूरी है। अतिथि शिक्षक जैसे मांगता है ना कि 200 कार्य दिवस, इस प्रकार से है ना, तो इस प्रकार से जो भी निर्धारित आपका होना चाहिए, तभी आपका वैध होगा। अगर उससे कम पाया गया तो उसमें आपके लिए दिक्कत है, अमान्य होने का चांस रहेगा। इसलिए निर्धारित जो मापदंड है उसके आधार पर यह रिकॉर्ड भी बहुत जरूरी है, इसको भी आप बनवा के अपने पास रखिए। चलिए हम अब अगला क्रम देख लेते हैं। अगला क्रम में है आपका शासकीय सेवा की स्थिति में भी देख लेते हैं। शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति अर्थात NOC अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे कई साथी पहले से ही शासकीय लोक सेवक हैं, जैसे कोई प्राथमिक शिक्षक में है और उसे माध्यमिक शिक्षक में भी उनका चयन माध्यमिक शिक्षक में भी हो चुका है, तो अगर माध्यमिक शिक्षक में वह माने सिलेक्शन चाहते हैं अपना, तो वह पहले से ही शासकीय सेवक है, तो उनको जो है NOC लेकर के ही इसमें सम्मिलित होना है, यानी NOC बनवा करके अपने पास रखना है। अगर NOC नहीं है तो फिर वह उनको एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है। इसलिए उनको सबसे पहले अपने सेवा से त्याग पत्र की पावती उनको अपने साथ रखना चाहिए, मतलब रखना ही पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका सही माना जाएगा, माने मान्य होगा।
चलिए, शासकीय सेवक के बाद अब हम आगे अगला क्रम देख लेते हैं। अब अगला क्रम है आपका अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आपके पास कौन कौन से शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसमें हाई स्कूल, 10वीं एवं हायर सेकेंडरी, 12वीं सर्टिफिकेट एवं स्नातक की डिग्री निर्धारित परसेंट एवं विषय के साथ होना चाहिए। तो 10वीं का इसलिए जरूरी है कि 10वीं का जो आपका आयु है, वो 10वीं का जो माने जन्म तिथि है, और साथ में आपका क्या है, जन्म तिथि है, नाम है, माता पिता का नाम है, ये सारे चीजों का प्रमाणीकरण जो है 10वीं के रिजल्ट से ही होना है। इसलिए 10वीं का रिजल्ट बहुत जरूरी है। 12वीं का सर्टिफिकेट हो गया, और अगर आप माध्यमिक शिक्षक में है तो उसे स्नातक की डिग्री जो निर्धारित परसेंट के साथ होना चाहिए। आपका जो शासन के मापदंड के अनुसार आप जिस वर्ग में आते हैं तो उसके हिसाब से आपका निर्धारित परसेंट होना चाहिए। जैसे 50%, 55% जो भी है वो होना चाहिए। और साथ में आपका विषय भी होना चाहिए। अगर आपका निर्धारित विषय नहीं रहा तब भी आपके लिए दिक्कत ही है। इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना। हालांकि हम नीचे वाले कॉलम में आपको हम बताने वाले हैं कि किन किन कारणों से आवेदन अमान्य हो जाते हैं, और वो सब सारी बातों, उस सब चीजों के बारे में चर्चा हम करेंगे। तो पहले हम शैक्षणिक योग्यता देख लिए। अब आगे हम देखते हैं अगला, स्नातक की डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो है स्नातक की डिग्री अगर ईयरली है तो फाइनल ईयर का, और यदि सेमेस्टर वाली है तो 6 अर्थात अंतिम सेमेस्टर का। इसमें हमने अंतिम सेमेस्टर भले लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है साथियों सभी सेमेस्टर का रखना है। सभी सेमेस्टर का आपको रखना है, यानी कि किसी जानकारी को छोड़ना नहीं है। आपको आल यानी कि सभी सेमेस्टर का आपको रिकॉर्ड रखना है, और तीनों ईयर का भी आपको रिकॉर्ड रखना है। तो चलिए, ये हो गया आपका डिग्री। और जो विषय, जिस विषय से आपने आवेदन किया है, अगर आपका अंग्रेजी है तो तीनों ईयर में अंग्रेजी ही होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला 13वें नंबर इसमें हमने लिया मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम DLED BEd, यानी कि आपका जो DED और BEd है व्यवसायिक, ये तो सबसे मेन चीज है। तो ये भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। ऐसा कोई संस्थान ना हो कि जिसकी मान्यता वर्तमान में ना हो और आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो उसके लिए भी आपकी इसमें भी इस संबंध में आपको भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपका ये सब चीज बिल्कुल अच्छे से जांच परख लीजिएगा, क्योंकि जब जांच होती है तो बहुत ही गहन जांच होती है, और फिर उसमें थोड़ा सा भी अगर नुस्ख निकला, कमी निकला, तो उसमें बाहर होने का चांस रहता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड अर्थात रिजल्ट की फोटोकॉपी। अब जो आपने सिलेक्शन एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसमें आपके द्वारा स्कोर कार्ड व्यवसायिक मंडल द्वारा दिया जाएगा, उस रिजल्ट की फोटोकॉपी ओरिजिनल भी आपको रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। चयनित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप, ये भी बहुत जरूरी है। शपथ पत्र भी आपके पास निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। तो अब अगला हम देखते हैं। चलिए, तो आगे है अब पिछले बार। अब इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको बहुत एक एक लाइन को आप ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन को, और उसको माइंड में रखिए अपने, और उन सारी कमियों को दूर करना है आपको। जो भी गलतियां पिछले बार आवेदकों ने की थी, तो अभ्यर्थियों ने किया था, उस गलती को अब नहीं दोहराना है, आपको सुधार कर लेना है समय से, ताकि आपको बिल्कुल सफलता मिले, आपका सिलेक्शन 100% हो सके। चलिए अब हम देखते हैं क्या गलतियां हुई थी, उसको हम देखते हैं। 2018 अर्थात पिछले बार 18 कह सकते हैं, 22 कह सकते हैं, जो भी भर्तियां हो चुकी हैं पिछले बार, उसकी बात हम कर सकते हैं। इसमें कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वंचित होने का मुख्य कारण मान्य अमान्य जो हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं साथियों, सबसे पहला देखिएगा इसमें कि अंक सूची का। अब देखिएगा 10वीं की अंक सूची में नाम व जन्म तिथि के मिलान न होने से अमान्य। अब जन्म तिथि हम इसके पहले ऊपर ही बता चुके हैं, अगर जन्म तिथि में मान्य अमान्य, जन्म तिथि में अगर थोड़ी ही त्रुटियां अगर पाई गई तो आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। इसलिए इसमें कोई गलती ना हो, बिल्कुल देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला देखिएगा नंबर 2 में मान्य अमान्य के बारे में जानते हैं। अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र 200 कार्य दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र ना होना, यानी कि हमने बताया पहले ही, अगर निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत
आपका 200 कार्य दिवस नहीं है और 3 शैक्षणिक सत्र जो इसमें बोला गया है, मापदंड दिया गया है, अगर वो नहीं है तो भी अमान्य होने का चांस रहेगा। इसको भी आपको ध्यान दीजिएगा, सुधार करने का चांसेस सुधार करिएगा। और अगला देखिएगा, गैर अतिथि प्रवर्ग हेतु निर्धारित आयु न होना, यह भी एक कारण है अमान्य होने का। फिर अगला कारण देख लीजिएगा, अगला कारण है अधिकतर कारण स्नातक की उपाधि में मूल विषय न होने के कारण अमान्य तथा निर्धारित परसेंट न होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर स्नातक की उपाधि में अगर आपका मूल विषय नहीं है, जैसे आपने अंग्रेजी से आपने माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन किया है, आपका सिलेक्शन हो गया मान लीजिए, तो अंग्रेजी के तीनों ईयरली में 3 ईयरली यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल मेजर जो होता है, आजकल मेजर चलता है, मेजर सब्जेक्ट यानी मुख्य विषय आपका अंग्रेजी ही होना चाहिए, माइनर एक ही ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। और यानी कि कुल मिला के मुख्य विषय आपका इंग्लिश होना चाहिए, तभी आपका यह डिग्री माने उसके लिए अवेलेबल होगा। इसलिए इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिस विषय में आपने जिस पद में भरा था उस विषय का डिग्री आपको पूरा 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए, मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, माने मुख्य विषय। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात और भी देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि एक सत्र में एक डिग्री, एक डिप्लोमा, एक डिग्री, एक डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हुआ, इसलिए अमान्य हुआ। अब देख लीजिएगा, अगर एक ही सत्र में, एक सत्र मतलब एक ही सत्र में, एक ही साल में, एक ही ईयर में अगर आपने एक डिग्री एक डिप्लोमा किया है और दोनों ही नियमित है अगर, तो यह इस कंडीशन में भी आपका आवेदन अमान्य हो सकता है। इसलिए दोनों डिग्री दोनों डिप्लोमा एक साथ रेगुलर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखना है आपको। आप अगला देखिएगा, बीएड के बारे में ऊपर हम बात कर चुके हैं, मान्यता प्राप्त संस्थान से ना होने के कारण। अगर मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है तो इसमें भी आप वंचित हो सकते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं, एक डिग्री स्वाध्यायी। अब देख लीजिएगा मान्य कौन सा होगा, यहाँ पे मान्य अमान्य की बात है। एक डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में मान्य की जाएगी। यानी कि अगर एक डिग्री आपकी स्वाध्यायी है, पत्राचार्य दूरस्थ है तो शिक्षा के माध्यम से, तथा दूसरी डिग्री आपकी नियमित होने है, माने अगर सीधी बात मोटी मोटी समझ लीजिएगा कि एक डिप्लोमा आपने क्या किया है यानी कि प्राइवेट किया है और दूसरा आपने रेगुलर किया है, तो वह मान्य होगा क्योंकि दोनों नियमित नहीं है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला है दोनों डिग्री अगर स्वाध्यायी या पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में मान्य की जाएगी। अगर दोनों डिग्री भी आपने प्राइवेट किया है, स्वाध्यायी किया है, तो भी वह डिग्री आपकी मान्य होगी, अमान्य होने का चांस नहीं रहेगा क्योंकि आपने दोनों ही स्वाध्यायी किया है। और अगर शासकीय लोक सेवक है तो उनको एनओसी या परमिशन लेके ही डिग्री करना चाहिए, किए होंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो उनके लिए भी यह इस चीज में नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिना अगर उसके लिए बहुत सारे पाबंदियां बनाती है शासकीय लोक सेवक के लिए, तो वो तो पूरा करना पड़ता है, बिना अनुमति के आप कुछ कर नहीं सकते। चलिए अब देखते हैं 9वां नंबर क्या अगला देखते हैं, परीक्षा में AT-KT के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां मान्य होंगी। अगर AT-KT कारण एक सत्र में आपने 2 नियमित डिग्रियां की हैं तो मान्य होगी। AT-KT की बात चल रही है, नियमित है, अगर AT-KT है तो मान्य होगी। AT-KT की बात चल रही है साथियों। चलिए अगला देखिए 10वां नंबर, विश्वविद्यालय के विलंब के कारण एक सत्र में दोनों डिग्रियां मान्य होंगी। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर विश्वविद्यालय में अगर मान लीजिए कोई डिग्री आप कर रहे हैं और किसी कारणवश मान लीजिए कि विश्वविद्यालय में परीक्षा लेट हो रही है ना, कोई भी समस्या है, विश्वविद्यालय की अगर समस्या है और दोनों डिग्री अगर एक साथ कंप्लीट हो रही हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें विश्वविद्यालय के कारण ऐसा हुआ है, तो वह डिग्रियां भी माने विलंब होने के कारण एक ही सत्र उसमें आ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वह मान्य किया जाएगा। तो मान्य अमान्य ये सब सारी बातें आप समझे होंगे इसमें। तो इस प्रकार से यह हमारा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो कंप्लीट होता है। रिजल्ट जो है आने ही वाला है। आप बिल्कुल उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। इसको आप समय से तैयारी कर लीजिएगा और जो भी कमियां हैं उसको आप सुधारिए और पूरी तरह से आप दुरुस्त कर लीजिए ताकि रिजल्ट आने के बाद आपको परेशान ना होना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे साथियों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी अपडेट सबसे पहले आप पाना चाहते हैं तो
प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, सभी का इसमें हेल्प हो सके। और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, आपसे मुलाकात हमारी अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।